एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। सो ये टॉपिक हर जगह आपको रिपीट होगा। चलिए फेडरलिज्म को समझते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। सो फेडरलिज्म जो है ये होता है पावर का डिवीज़न, पर यहाँ पे एक समझने वाली बात है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में पावर का जो डिवीज़न होता है उसको कहते हैं फेडरलिज्म। तो वो क्या होता है, डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी यानी कि जो पावर एकदम सेंटर के पास हो, कम्प्लीटली सेंटर पावरफुल होता है, वो गवर्नमेंट होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वल पावर डिवाइडेड होती है फेडरलिज्म के अंदर। ये एक स्पेशल फीचर होता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में इक्वल पावर डिवाइड होती है। तो अगर बात करें कि फेडरलिज्म के क्या फीचर होते हैं, अब कैसे आप पता करोगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म है, कौन सा डेमोक्रेसी है। सो फेडरलिज्म को समझने के लिए ये दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल का होगा, यानी सेंटर लेवल का होगा, स्टेट लेवल का होगा, और हमारी कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री में ये लोकल लेवल पे भी होता है। तो 3 फॉर्म्स में बटा हुआ है इंडिया के अंदर फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा डिफरेंट जुरिस्डिक्शन होंगे, यानी कि ये कहाँ कहाँ रूल करेगा, इसकी पावर कहाँ कहाँ होगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, अपने अपने एरिया में अपना अपना कंट्रोल होता है और उसी के हिसाब से अपना रूल करता है। तीसरा फीचर होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भी चेंजेस अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर करने हैं तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर सकता है या स्टेट गवर्नमेंट अकेले कर सकता है, दोनों की परमिशन साथ में करनी होगी, जॉइंट सेशन होगा, और जब दोनों पास करेंगे तभी जाके फंडामेंटल राइट्स चेंज हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन, जो जुरिस्डिक्शन है गवर्नमेंट का, वो भी सेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और उसी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी, क्योंकि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म 3 लेवल में बटा है, सेंटर, स्टेट और लोकल। तो अगर इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट होता है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको जुडिशरी यानी कि कोर्ट सुलझाती है, ठीक है। और अगर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो रहा तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। सो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो अब 2 टाइप के फेडरलिज्म होते हैं मेनली। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें मेनी इंडिविजुअल आते हैं एक साथ, और बहुत सारी जो इंडिविजुअल है वो एक साथ आके एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं। और जैसे कि इसके अगर फीचर्स की हम बात करें तो स्टेट के पास इक्वल पावर होता है कमिंग टुगेदर वाले में, और पावर बिटवीन सेंटर स्टेट में बटा होता है पावर, और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल है। वही अगर एक बात करें तो दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें लार्ज देश के बीच में पावर डिवाइड हो जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। अगर इसका एग्जांपल हम ले तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम होता है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अनइक्वल पावर डिवाइडेड होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। वेयर एज इसके अंदर अगर हम बात करें कमिंग टुगेदर में, तो इसमें स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके अलावा क्या इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल है। इंडिया का जो पावर है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में बटा हुआ है। और स्टेट लिस्ट में जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर इस तरीके के काम आते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, मैरिज और फॉरेस्ट जैसे काम आते हैं। इसके अलावा एक होता है रेसिड्यूरी पावर, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर जिसमें काम करते हैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। और लेकिन कंकरेंट लिस्ट पे कौन काम करता है, सो कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। और जब मान लो कि डिस्प्यूट हो जाए कि कौन सा बात सही होगा, तो सेंटर की बात चलती है, ना कि स्टेट की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर आइडेंटिकल पावर है, जैसे स्टेट को कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम आर्टिकल 371 के तहत। और कोई और स्टेट का जो इंसान है वो इन स्टेट्स के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसके अलावा इंडिया का जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो 1992 में लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई थी, जैसे यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, और वहाँ पे कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, SC ST को रिजर्वेशन। और एक स्पेशल पावर ये है लोकल गवर्नमेंट के अंदर कि 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक लिंग्विस्टिक स्टेट होता है, जो कि फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बीच में ये स्टेट बना होता है, ये अलग से स्टेट होता है। और इसकी कोई पॉलिसी होती है, जैसे कि नो नेशनल लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। 40% हिंदी लोग बोलते हैं
और 21 लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर है, और इंग्लिश और हिंदी हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है तो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। तो वो क्या था ना कि उस टाइम पे कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती, ऐसा कोई भी फीचर नहीं था। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस थी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस कर देती थी। सो 1990 में कोलिशन गवर्नमेंट का फीचर आया, जिसमें क्या था कि अगर एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो मतलब एक के पार्टी के साथ दो या दो से ज़्यादा पार्टी जुड़ के कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है, इसी को कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और उसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस पार्टी सप्रेस नहीं कर सकती थी। अलावा जो आपका लोकल गवर्नमेंट इंडिया में है वो 3 लेवल पे डिसाइडेड होता है। वो जिला परिषद, ठीक है, एक होता है पंचायत समिति जिसको ब्लॉक लेवल पे होता है वो, और ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेडरलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।